हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका है इंडिया क्लासेस पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग मौर्य उत्तर यानी मौर्योत्तर काल को डिस्कस करेंगे। साथियों, इसके पहले आपको हड़प्पा सभ्यता, वैदिक संस्कृत, महाजनपद काल, धार्मिक आंदोलन, मौर्य काल को बता दिया गया है। जिस भी भैया बहन ने अभी तक नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं। तो चलिए मौर्योत्तर काल को देखते हैं और ध्यानपूर्वक एक एक प्रश्नों को पढ़ते हैं। आइए थोड़ा देख लेते हैं कि हमको मौर्योत्तर काल में किस किस टॉपिक पर पढ़ना है। देखिए, मौर्योत्तर काल में आपको सबसे पहले शुंग वंश, कर्ण वंश, सातवाहन वंश, उसके बाद कुछ विदेशी राजवंश थे जैसे इंडो ग्रीक वंश, शक वंश, पहलव वंश और कुषाण वंश थे। तो इन सभी को हम प्रश्नों के माध्यम से विस्तारपूर्वक समझेंगे। चलिए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं और आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना है जितने भी प्रश्न दिए गए। देखिए, पहला प्रश्न हमको क्या दिया गया है। पहला प्रश्न दिया, अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ की हत्या कर किसने शुंग वंश की स्थापना 185 ईस्वी पूर्व में की थी, 185 में। देखिए, एक प्रश्न है, दो प्रश्न बना है। पहले इसका आंसर देख लेते हैं। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो पुष्यमित्र ने की थी। और दूसरा प्रश्न ये है कि शुंग वंश की स्थापना कब हुई थी, तो सन 185 ईस्वी पूर्व में हुई थी। देखिए, यहाँ पर दिया गया है। चलिए इनके बारे में हम थोड़ा विस्तार से देखते हैं। देखिए, पुष्यमित्र शुंग साम्राज्य का संस्थापक और प्रथम राजा थे। पुष्यमित्र शुंग साम्राज्य के संस्थापक भी थे और प्रथम राजा थे। इससे पहले वे मौर्य साम्राज्य में सेनापति थे। 185 ईस्वी पूर्व में पुष्यमित्र शुंग ने अंतिम मौर्य सम्राट यानी बृहद्रथ को वध कर स्वयं को राजा उद्घोषित किए। इसके बाद उन्होंने अश्वमेध यज्ञ किया और उत्तर भारत का अधिकतर हिस्सा अपने अधिकार क्षेत्र में ले लिया। शुंग राज्य के शिलालेख पंजाब के जालंधर में मिले हैं और दिव्यावधान के अनुसार यह राज्य सांगला, जो कि वर्तमान में सियालकोट में स्थित है, तक विस्तृत पुष्यमित्र शुंग, जिसने शौर्य साम्राज्य के साथ साथ बौद्ध धर्म का भी अंत कर दिया। देखिए अगला प्रश्न क्या दिया है। अगला प्रश्न दिया, पुष्यमित्र शुंग मौर्य सम्राट बृहद्रथ के राजकीय सेना में किस पद पर आसीन थे। तो साथियों, इसका सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, सेनापति के पद पर आसीन थे। आइए इससे संबंधित थोड़ा और फैक्ट देखते हैं। फैक्ट दिया, पुष्यमित्र शुंग साम्राज्य के संस्थापक और प्रथम राजा थे। यानी इसके पहले जो आपको बताया गया सेम चीज़ें यहाँ पर भी बताई गई हैं। थोड़ा देखिए और भी कुछ दिया है। इससे पहले वे मौर्य साम्राज्य में सेनापति थे। 185 ईस्वी पूर्व में पुष्यमित्र शुंग ने अशोक सम्राट बृहद्रथ का वध कर स्वयं को राजा उद्घोषित किया। साथियों, वही सेम चीज़ यहाँ पर भी दिया गया है, तो इसलिए हम इसको स्किप करके आगे बढ़ जाते हैं। अगले प्रश्न को देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न दिया है, कण्व वंश का संस्थापक कौन था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, कण्व वंश का संस्थापक कौन हुआ, तो वसुदेव मित्र हुए थे। चलिए अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न दिया, सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था। तो साथियों, इसका सही आंसर क्या हो जाए, सातवाहन वंश के संस्थापक सिमुक थे। जितने भी प्रश्न आपको यहाँ पर दिए गए सभी आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न होने वाले हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सातवाहनों ने पहले स्थानीय अधिकारियों के रूप में काम किया था, तो किसके अधीन किया था। तो इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, मौर्यों के अधीन किया था। सातवाहनों ने सबसे पहले स्थानीय अधिकारियों के रूप में काम मौर्यों के अधीन किया था। आइए इनसे थोड़ा संबंधित चीज़ों को देख लेते हैं सातवाहनों से। देखिए, सातवाहन प्राचीन भारत का एक राजवंश था। सातवाहन जो है प्राचीन भारत का एक राजवंश था। इसने ईसा पूर्व 230 ईसा पूर्व से लेकर दूसरी सदी तक केंद्रीय दक्षिण भारत पर राज किया था। यह मौर्य वंश के पतन के बाद शक्तिशाली हुआ था। इनका उल्लेख 8वीं सदी ईसा पूर्व में मिलता है। अशोक की मृत्यु सन 232 ईसा पूर्व में हुई थी। उसके बाद सातवाहनों ने खुद को स्वतंत्र देश घोषित कर दिया था। देखिए, शीशे का सिक्का चलाने वाला पहला वंश सातवाहन था। शीशे का सिक्का सर्वप्रथम किसने चलाया था, शीशे का सिक्का, तो सातवाहन वंश ने चलाया था। इसको आप कहीं पर नोट कर लेंगे। वह शीशे का सिक्का रोम में लाया जाता था, यानी वो जो शीशे से का सिक्का था कहाँ से लाया जाता था, तो वह रोम से लाया जाता था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया, वह महानतम कुषाण नेता कौन था जो बौद्ध बन गया था। तो इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, कनिष्क जो है वो बौद्ध बन गए थे। अगला प्रश्न क्या दिया, कुषाण काल के दौरान मूर्तिकला की गांधार शैली निम्न में से किसकी मिश्रण है। तो साथियों, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, भारत ग्रीक शैली। आइए इससे संबंधित थोड़ा सा फैक्ट देख लेते हैं। देखिए क्या दिया है, गांधार प्रांत में जो गांधार प्रांत था, इससे विकसित होने के कारण इस कला को गांधार कला कहा गया। अगला दिया है, इस कला का संबंध यूनानी कला से होने के कारण इसको हिंद यूनानी अथवा ग्रीक रोमन कला भी कहा जाता है। इसके अतिरिक्त गांधार कला को इंडो हेलेनिक या ग्रीक बुद्धिस्ट कला भी कहा जाता है। तो इस प्रकार आप इसका कई नाम देख सकते हैं।
चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया कनिष्क की राजधानी क्या थी। साथियों कनिष्क की राजधानी कहाँ पर थी, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, पुरुषपुर में थी। कनिष्क की राजधानी पुरुषपुर में थी। आइए इससे संबंधित थोड़ा और देखते हैं। कनिष्क कुषाण राजवंश 78वीं ईस्वी 103 ईस्वी तक, 78 ईस्वी से 103 ईस्वी तक रहा। अगला दिया कनिष्क कुषाण साम्राज्य का सबसे शक्तिशाली शासक था। उसके साम्राज्य की राजधानी पुरुषपुर यानी वर्तमान में पेशावर थी। उसके शासन के दौरान कुषाण साम्राज्य उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान से लेकर मथुरा और कश्मीर तक फैल गया था। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न ये पुरुषपुर किसका दूसरा नाम है, तो इसका सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, पेशावर का दूसरा नाम पुरुषपुर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न ये चरक किसके राष्ट्र चिकित्सक थे। जो चरक थे वो किसके राष्ट्र चिकित्सक थे, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, कनिष्क के। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न ये तक्षशिला के प्रसिद्ध स्थल होने का कारण है, तो साथियों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तक्षशिला के प्रसिद्ध स्थल होने का कारण है ऑप्शन सी, गांधार कला। अगला प्रश्न दिया भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई, तो भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं इंडो बैक्टीरियम ने चलाई। इसको कहीं पर नोट्स कर लेना है, किसने चलाई थी सर्वप्रथम मुद्राएं, स्वर्ण की, सोने की मुद्राएं, तो इंडो बैक्टीरियम ने चलाई थी। अगला प्रश्न देखिए क्या दिया है। अगला प्रश्न दिया किस संग्रहालय में कुषाणकालीन मूर्तियों का संग्रह अधिक मात्रा में है, तो साथियों इसका सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मथुरा संग्रहालय में सबसे अधिक है। अगला देखिए कि क्या दिया है। अगला प्रश्न देखिए किसने सोने के सर्वाधिक शुद्ध सिक्के जारी किए, यानी शुद्ध सोने के सर्वाधिक सिक्के जारी किए थे, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, कुषाण ने। अब अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है सातवाहनों के समय में मुद्रा सर्वाधिक किस धातु के बने। सातवाहनों के समय में सबसे अधिक मुद्राएं किस धातु में बनी थी, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, सीसा में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। किस वंश के शासकों ने ब्राह्मणों एवं जैन भिक्षुओं को करमुक्त भूमि या गांव देने की प्रथा आरंभ की थी। करमुक्त मतलब फ्री में, बिना पैसे लिए हुए। तो देखिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सातवाहन। देखिए अब अगला प्रश्न क्या दिया है। चरक और नागार्जुन किसके दरबार की शोभा थे। देखिए एक ऐसा दरबार था जिसकी शोभा कौन कौन थे, चरक और नागार्जुन थे, तो उस दरबार का क्या नाम है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, कनिष्क के दरबार के। ठीक। अगला प्रश्न दिया शक संवत का प्रारंभ किस सम्राट के शासनकाल में 78वीं ईस्वी पूर्व से हुआ है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, कनिष्क के। ठीक है, देखिए शक संवत का प्रारंभ कनिष्क के शासनकाल में 78 ईस्वी में हुआ है। अब देखिए आइए शक संवत से संबंधित थोड़ा देख लेते हैं क्या है शक संवत। देखिए शक संवत भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर है। इस संवत का आरंभ 78 ईसा पूर्व में हुआ था। इस संवत का आरंभ कुषाण राजा कनिष्क महान ने अपने राज्य आरोहण के उत्सव के रूप में मनाने, उस तिथि को यादगार बनाने के लिए किया था। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया है तक्षशिला विश्वविद्यालय स्थित है, तो तक्षशिला विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, यह वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है। आइए इससे संबंधित थोड़ा देख लेते हैं फैक्ट। तक्षशिला विश्वविद्यालय वर्तमान पाकिस्तान के रावलपीडी से 18 मील उत्तर की ओर स्थित था। जिस नगर में यह विश्वविद्यालय था उसके बारे में कहा जाता है कि श्री राम के भाई भरत के पुत्र तक्ष ने उस नगर की स्थापना की थी। यह विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय था जिसकी स्थापना 700 वर्ष ईसा पूर्व में की गई थी। तक्षशिला विश्वविद्यालय में पूरे विश्व के 1500 यानी 10,500 से अधिक छात्र अध्ययन करते थे। यहाँ 60 से भी अधिक विषयों को पढ़ाया जाता है। टोटल कितने सब्जेक्ट पढ़ाए जाते थे, तो 60 सब्जेक्ट थे। 326 ईस्वी पूर्व में विदेशी आक्रमणकारी सिकंदर के आक्रमण के समय यह संसार का सबसे प्रसिद्ध विश्वविद्यालय ही नहीं था, अपितु उस समय के चिकित्सा शास्त्र का एकमात्र सर्वोपरि केंद्र था। चलिए अब अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न क्या दिया है कि प्राचीन काल में कलिंग का शासक कौन था, तो प्राचीन काल में कलिंग का शासक कौन रहा है, तो इसका सही का आंसर हो जाएगा खारवेल। अब आइए अगला प्रश्न देखेंगे। 21 नंबर प्रश्न दिया कुषाण काल में सबसे अधिक विकास किस क्षेत्र में हुआ था, तो कुषाण काल में सबसे अधिक विकास जो हुआ है वह हमारा वास्तुकला के क्षेत्र में हुआ है। अब अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न दिया है सातवाहनों ने आरंभिक दिनों में अपना शासन कहाँ शुरू किया, यानी इन्होंने जब प्रारंभ किया था तो इन्होंने अपना प्रारंभ कहाँ से शुरू किया था, कहाँ पर शासन करके, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, आंध्र प्रदेश से शुरू किया था। देखिए चलिए अब अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न हमको दिया है सातवाहन राज्य की राजधानी कहाँ थी। जो सातवाहन राज्य था तो इसकी राजधानी कहाँ थी, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा,
औरंगाबाद में। अगला प्रश्न दिया है सातवाहन शासकों की राजकीय भाषा। देखिए वो राजधानी औरंगाबाद हो गई, अब इनकी राजकीय भाषा पूछा जा रहा है, तो इनकी राजकीय भाषा क्या थी, तो प्राकृत थी। ठीक है, पाली नहीं करेंगे, प्राकृत थी। अगला प्रश्न देखिए विक्रम संवत कब से प्रारंभ हुआ, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 78 ईस्वी से। इसको आपको पहले ही बताया गया और विक्रम संवत के बारे में भी बताया गया है, तो इसलिए हम आगे बढ़ जाते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिए मौर्यों के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य था। मौर्य के बाद सबसे प्रभावशाली राज्य कौन सा था, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सातवाहन वंश। ठीक। अगला प्रश्न देखिए बुद्ध की खड़ी प्रतिमा निम्न में से किस काल में बनाई गई थी। जो बुद्ध की खड़ी प्रतिमा है वो निम्न में से किस काल में बनाई गई थी, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, कुषाण काल में बनाई गई थी। अब अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न दिया किस चीनी जनरल ने कनिष्क को हराया था, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, पेन चाओ ने कनिष्क को हराया था। अब अगला प्रश्न देखेंगे, यह इंपॉर्टेंट है चीनी शासक वाला। अगला देखिए कनिष्क के शासनकाल की सबसे महत्वपूर्ण घटना कौन सी थी। कनिष्क के शासनकाल की सबसे महत्वपूर्ण घटना कौन सी थी, चतुर्थबोध संगीत। यह सबसे महत्वपूर्ण घटना रही है, चतुर्थबोध संगीत। चलिए अब अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न ये भारत में प्रथम बार सैनिक शासन व्यवहार में लाया गया, यानी सबसे पहली बार सैनिक कब शासन में लाए गए थे व्यवहार में, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, ग्रीकों द्वारा। ग्रीकों ने सबसे पहले सैनिक शासन का शुरुआत किया था। ठीक, या फिर इनको अपने व्यवहार में लाया था। आइए इनसे संबंधित थोड़ा सा देख लेते हैं फैक्ट। जनतंत्र के असफल होने पर सैनिक शासन की शुरुआत हो जाती है। जनतंत्र के असफल होने के मुख्य कारणों में जातिगत, सामाजिक और स्थान विशेष के प्रति होने वाले आपसी मतभेदों के कारण ही माना जाता है। धर्म की व्यवस्था और अपने अपने धर्म के प्रति सर्वोच्चता देना भी जनतंत्र के ऊपर कुठाराघात जैसा है। सामाजिक व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से चलाने के लिए सैनिक शासन का प्रयोग किया जाता है, और जो असामाजिक ताकतें बलपूर्वक अपनी बात को मनवाने का प्रयत्न करती हैं उन्हें सैनिक शासन के दौरान बलपूर्वक दबा दिया जाता है। भारत में प्रथम बार सैनिक शासन व्यवहारों में ग्रीकों द्वारा लाया गया था। चलिए अब अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न क्या दिया है, सर्वप्रथम रोम के साथ किन लोगों का व्यापार प्रारंभ हुआ, तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए, कुषाणों के साथ। सर्वप्रथम रोम के साथ किसका व्यापार प्रारंभ हुआ, तो कुषाणों का। अगला प्रश्न क्या दिया, अगला प्रश्न दिया मौर्य उत्तर काल में किसने भारत में हिंद यूनानी राज्य की स्थापना की थी, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, इमेट्रियस द्वारा। मौर्य उत्तर काल में किसने भारत में हिंद यूनानी राज्य की स्थापना की, तो इमेट्रियस ने। अगला प्रश्न क्या दिया है, कुषाण का संबंध था, कुषाण का संबंध किससे है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, चीन के यूची जनजाति से। कौन सी जनजाति, यूची जनजाति। आइए इसके बारे में थोड़ा आपसे विस्तार से बताते हैं। देखिए कुषाण, यूची और यूएझी नामक उन 5 जनजातियों से एक थे जिनका संबंध चाइना से था। ठीक, वे 170 ईसा पूर्व में किंजियाग्रु के द्वारा बाहर निकाले जाने के बाद भारत की तरफ आए थे, यानी उनको चीन से निष्कासित कर दिया था। उसके बाद वे सन 170 ईसा पूर्व में बाहर आए थे। सर्वाधिक प्रमाणिकता के आधार पर कुषाण वंश को चीन से आया हुआ माना गया, यानी इनको कुषाण वंश को जो है चीन से आया हुआ माना गया है, अधिक इसका प्रमाण मिलता है। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन कनिष्क के बौद्ध होने के लिए उत्तरदायी था, यानी किसके कारण कनिष्क को बौद्ध होना पड़ा, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, अश्वघोष के कारण। अब देखिए लास्ट प्रश्न देखिए क्या दिया, और इम्पोर्टेंट प्रश्न है, किस एक ने नियमित रूप से सोने के सिक्के चलाए। किस एक राजा ने या फिर किस एक शासक ने नियमित रूप से सोने के सिक्के चलाए थे, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, कुषाण। इसके बारे में थोड़ा विस्तार से देखेंगे। भारत के किसी राजा द्वारा जारी प्रथम स्वर्ण सिक्का माना जाता है, यानी यह किसी राजा द्वारा पहला सोने का सिक्का जारी किया गया था। इसे 127 सीई में कुषाण राजा कनिष्क द्वारा जारी किया गया था। यह उन कुछ विशेष सिक्कों में से है जिन्हें ग्रीक भाषा में और बाद में बैक्ट्रियन भाषा में जारी किया गया था, यानी ये 2 भाषाओं में जारी हुआ, जो कि एक ईरानी भाषा थी और उस दौरान केंद्रीय एशिया के क्षेत्र बैक्ट्रियन जो कि वर्तमान में उज्बेकिस्तान और अफगानिस्तान और तजाकिस्तान में बोला जाता था। तो साथियों इस प्रकार आपकी 35 यानी 35 प्रश्नों की लिस्ट समाप्त होती हुई आपका कोई भी एग्जाम हो, सभी एग्जामों में इससे बाहर आपका कोई प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। और जिस भी भैया बहन ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, ताकि हमारी प्रत्येक वीडियो आपको मिलती रहे। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।